ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। पिछले 24 घंटे में 13,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें अभी भी बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 198 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गई हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, बुलाने के लिए। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर रूपाली से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर रूपाली, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि देश में कोविड की वर्तमान स्थिति को आप किस तरीके से देखती हैं? जी सिद्धार्थ जी, देखिए, ये बहुत जरूरी और एक बहुत नाजुक समय है। हम सभी जानते हैं बारिशों का समय आने वाला है, जिस समय बाकी बीमारियां जैसे कि वायरल फीवर्स, डेंगू, चिकनगुनिया, इसके अलावा मलेरिया जैसी बीमारियां, इन सब की भी नंबर में बढ़ोतरी देखी जाती है। तो ऐसे में जबकि हम ऑलरेडी कोरोना के केसेस में एक बढ़ोतरी का ट्रेंड अभी फिलहाल देख रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, अभी भी लगभग 13,000 नए केसेस अभी भी हमारे देश में पॉजिटिव हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि इस आगे आने वाले समय में, स्पेशली ये बारिश के समय में, हम सबको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड के मामले क्या इस तरह के मौसम में, जब वायरल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है या मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे में क्या कोविड के मामलों में भी बढ़ने की संभावना दिखती है आपको? देखिए, एग्जैक्टली ये कहना सिद्धार्थ जी कि अब केसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये तो मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था पिछले साल जो हमने पीक देखी थी वो गर्मियों के वक्त देखी थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस वक्त, इस समय पीक आएगी, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट अभी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा राइजिंग ट्रेंड है, तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अब कितना नंबर बढ़ेगा, कितनी बड़ी पीक होगी या नहीं होगी, ये कहना मुश्किल है अभी। बट फिर भी ये क्योंकि एज सच बीमारी वाला समय है, तो हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूर हमें ध्यान रखना है। जी, और आपके साथ वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करना चाहेंगे। इस समय 198 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है भारत जैसे विशाल देश के लिए। और भारत में जिस तरीके से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया, पूरी विश्व के सामने हमने एक मिसाल पेश की है कि किस तरीके से इतने बड़े कार्यक्रम को, जिसे कहते हैं फ्लॉलेस, या जिसमें जरा सी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह का, जिस तरह का सॉफ्टवेयर यूज किया गया, जिस तरह से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसका स्टोरेज की हम बात करें, उसके डेटा की बात करें, किस तरीके से आप देखते हैं इस कार्यक्रम को, जबकि हम 200 करोड़ के बेहद करीब पहुंचने वाले हैं इस आंकड़े के? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी सरकार को, अपने प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, और न केवल लॉन्च किया, उसको एग्जीक्यूट भी किया। देखिए, एग्जीक्यूट करना बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इतने बड़े देश में, इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में इतना बड़ा वैक्सीनेशन अचीव करना एक बहुत ही सराहनीय स्टेप है। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और हर एक नागरिक को जिसने इस वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट किया है उसको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हमने अपने मन से डर निकाला, तभी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है सफल हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि हमारे देश में ऑलरेडी एक बहुत अच्छा जो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो उसकी सहायता से बहुत मदद मिली कि हम पेरिफेरी तक
ये कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से पहुंचा पाए। जी, और बहुत सारे कॉलर्स हैं जो सवाल करना चाहते हैं। हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी। पहले सवाल लेते हैं दिल्ली से देव मणि मिश्रा जी का। हेलो देव जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी देव जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर। मैं जानना चाहता था, मेरे को पहली जो वैक्सीन लगी थी जी वो जी कोवैक्सीन लगी थी, जी। और दूसरी मैं गांव में लगवाया था, यूपी में, अयोध्या में। तो वहाँ कोविशील्ड लगा दिए थे। ओहो जी। तो सर, मैं तीसरी वैक्सीन का हमारा नंबर आया था। मैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में गया था, ये घोड़ा मंदिर के पास है, उसमें जी। तो उन्होंने लगाने से मना कर दिया। जी। तो सर ये कैसे होगा? मैं जी बिल्कुल, आपका थोड़ा यूनिक केस है और हम अपने हाँ। एक्सपर्ट से पूछते हैं। डॉक्टर रूपाली इस पे प्रकाश डालेंगी कि डॉक्टर रूपाली, ऐसा हालांकि संभव नहीं होता है कि पहली आपको कोवैक्सीन लगी दूसरी कोविशील्ड लग जाए, क्योंकि हमारे देश में नॉर्मली वही वैक्सीन लग रही है, पहली दूसरी भी वही लगती है, उसकी रिपीट डोज। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? और अब जबकि इनको बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज लगवानी है तो वो कौन सी डोज लगवाएं? जी बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा इनका थोड़ा केस यूनिक है, बट देखिए जो हमारे दिशा निर्देश जो हमारी सरकार ने दिए हैं उसके अंतर्गत अभी हमें सेम वैक्सीन का ही सेकेंड डोज और प्रिकॉशनरी डोज लेना है। पर सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहूंगी कि आप घबराएं नहीं। अगर आपको कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लगा है, अलग अलग डोजेज लगी हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। इस तरह की ऑलरेडी शोध चल रहे हैं जिसमें 2 तरह की अलग अलग वैक्सीन देने से क्या इफेक्ट होता है उसको देखा जा रहा है, उसमें अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। तो आपको इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपको लगा है। और अब तो मुझे लगता है अगर आपकी जो लास्ट डोज थी वो कोविशील्ड थी, तो आप कोविशील्ड का ही एक आप अपना प्रिकॉशनरी डोज ले लें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर रूपाली ने बताया कि कोविशील्ड की आप प्रिकॉशनरी डोज ले सकते हैं। और डॉक्टर रूपाली, प्रिकॉशनरी डोज की बात चल रही है और बहुत सारे हमारे ऐसे लिसनर्स होंगे जिनकी प्रिकॉशनरी जो डोज है वो ओवर ड्यू भी हो गई होगी या जिनकी ड्यू होने वाली है। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगी, कितना इम्पोर्टेंट है प्रिकॉशनरी डोज को लगवाना? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस के लिए जो हमारी समझ है या जिसका प्रोसेस है वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। ये समय के साथ इसमें जो दिशा निर्देश हैं वो बदलते रहेंगे। तो आज की तारीख में जो प्रिकॉशनरी डोज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे कौन सा वेरिएंट आने वाला है, आगे क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो तब तक जो भी आपको गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जा रही हैं आप उसको जरूर फॉलो करें, वो आपके हित के लिए हैं। जी, और दिल्ली से हरदीप सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हरदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ सिंह जी आपको और डॉक्टर साहब को। जी हरदीप जी। नमस्कार सिद्धार्थ सिंह जी, हम आपका प्रोग्राम पिछले 2.5 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। जी हरदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और इस कार्यक्रम से मिली जानकारी आप दूसरों को भी बताएं और उन तक भी ले जाएं। हाँ जी, आपका प्रोग्राम हमें काफी रोचक लगता है, ज्ञानवर्धक। जी हरदीप जी, बताइए आज आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी, हम बाहर देखते हैं लोगों ने मास्क 80%, 90% उतार रखे हैं। जी। लोगों ने मास्क, तो लोगों का डर खत्म हो गया क्या? जी क्या बिल्कुल। इसमें सरकार की लापरवाही की हो रही है? जी बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल। डॉक्टर रूपाली मास्क को लेकर थोड़ा चिंता जता रहे हैं हरदीप जी, और जैसा कि इस समय काफी लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम शुरू से इसी चीज के लिए हम यहाँ पे बातचीत करते आए हैं। ये जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, हाथों को धोते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना और कफ एटिकेट फॉलो करना और मास्क को पहनना, तो ये बहुत जरूरी है, न केवल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, बस बहुत से अन्य वायरसों से लड़ने के लिए भी। बट मैं मानती हूँ कि पिछले 2 सालों से क्योंकि हम मास्क पहने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंप्लेसेंट बिहेवियर हम सबके अंदर है इस समय मास्क को ना पहनने के लिए। तो अगर जहाँ भीड़ ज्यादा नहीं है वहां अगर आप मास्क नहीं लगाएं तो चलेगा, बट अगर आप बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं, हाई कॉन्टैक्ट एरियाज में जाते हैं,
तो ऐसे में मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप मास्क को पहनने में कोई भी लापरवाही ना जी। और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का, जहां से संगम कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। संगम कुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा सवाल है जी। पहला सवाल ये है कि इस बढ़ते कोरोना के खतरे में 5 से कम बच्चे हैं, उनको किस लेवल पे देखा जाए? और दूसरे जी, आपका सवाल बहुत क्लियर नहीं है, दोबारा से बताइए। पहले सवाल है कि जो बढ़ते कोरोना के खतरे में 12 साल से कम बच्चों को किस लेवल पे देखा जाए, क्या उन लोगों में खतरा हो सकता है? जी जी। और दूसरा सवाल ये है कि हम लोग का कॉलेज खुल चुका है, हम जा रहे हैं, तो अब कितना बचाव करना पड़ेगा? मान लीजिए दूरी हम लोग बना नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। क्या करना पड़ेगा? जी, रूपाली जी, इनका दूसरा सवाल पहले लेते हैं। इन्होंने और ये बहुत रिलेवेंट भी है कि इस समय स्कूल और कॉलेजेस खुल गए हैं जुलाई से, और इस समय पूरी स्ट्रेंथ में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी होगी? जी बिल्कुल, देखिए हम पिछले 2 सालों से निरंतर इन्हीं बातों को हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्या प्रिकॉशंस लेंगे। तो देखिए वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, जितना हो सके उतना हाथों को साफ रखना, कफ एटिकेट्स को फॉलो करना। अगर किसी बच्चे को कोई ऐसा सिम्टम है, खांसी जुकाम, तो या तो वो स्कूल ना जाए, और जाए तो अपना मास्क बहुत अच्छे से लगा के रखे, और बाकी जो आसपास के लोग हैं उनको थोड़ा उससे बचा के रखे, और सोशल डिस्टेंसिंग जितना आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए स्ट्रिक्टली बच्चे कितना कर पाते हैं कहना मुश्किल है, बट फिर भी आप बच्चे को समझा के भेजें, जितना कोशिश हो सके वो ये करें, और बीच में हाथों को सैनिटाइज करते रहें या धो लें, और मास्क को जरूर लगा के रखें, स्पेशली अगर आपको कोई सिम्टम्स है तो। जी, और इन्होंने एक चिंता जताई है कि जो 12 साल के कम उम्र के बच्ची हैं उनका वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, तो क्या उनके लिए कोई खतरा तो नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए अभी इस पर ऑलरेडी वो पाइपलाइन में है, हो सकता है जल्द ही आपको जो कॉर्बेवैक्स है उसको ऑलरेडी DCGI ने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए अप्रूव कर दिया है, और इवन कोवैक्सिन को भी 6 से 12 साल के बच्चों के लिए क्लियर कर दिया गया है। तो जल्द ही उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल होगी, और तब तक के लिए जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है हमें इन्हीं का पालन करना है। एंड भगवान की दुआ से अभी तक जो बच्चों में ये जो बीमारी है बहुत सीवियर या बहुत खतरनाक या वो नहीं देखी गई है, तो हम वेट करते हैं कि जल्दी ही बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो। जी बिल्कुल। और बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। जी नमस्कार। जी महेश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आज आप? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, गर्मी बहुत है, इसके कारण लोग बाग ना तो मास्क लगाते और नशा भी करते हैं लोग बाग। अब ये बताओ, अगर नशा रहेगा तो हम कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? जी, और हमने 3 डोज ले लिए हैं, इस वजह से हम बेफिक्र हैं। मगर आपकी बताई हुई बातों का पूरी तरह नियमित रूप से पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल महेश जी, आप जो बातें आपको बताई गई हैं इसी तरह से पालन भी करते रहिए, दूसरों को भी जागरूक करते रहिए। और एक थोड़ा महेश जी का कंसर्न है कि जो नशे की आदत है ये एक ऐसी चीज है या समाज में ऐसी बीमारी व्याप्त है जिसकी वजह से लोग इसकी चपेट में आते हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों से? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ कंसर्न है हमारे देश में और बाकी अन्य सभी देशों में भी। ये जो एडिक्शंस हैं ये बहुत तरह के हो सकते हैं, स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है और ड्रग्स हो सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि जितना हो सके अपने आप को इन नशों से बचाइए। जैसा कि हमने कोविड में भी देखा है, जो लोग धूम्रपान करते हैं या जो शराब ज्यादा पीते हैं, तो उन व्यक्ति में ये जो वायरस है उसका जो डिजीज होगी वो ज्यादा सिवियर होगी। और भी बहुत से अन्य जो बीमारियां हैं वो ज्यादा सिवियरिटी में देखी जाती हैं इस तरह के लोगों में, और ये कैंसर के लिए भी ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, लिवर की खराबी, किडनी की खराबी और बहुत सी अन्य प्रॉब्लम्स जो स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनमें देखी जाती है, लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें
उनको इस चीज के बारे में अवेयर कराएं और उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि उनको अगर कभी कुछ ऐसा कुछ गलत चीज उनके सामने आती है तो वो आपको आके बताएं और आपसे डिस्कस करें और आप उसको सही या गलत के बारे में अच्छे से गाइड कर पाएं। और दूसरा, जैसा कि ये बोल रहे थे कि गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, मास्क लगाना मुश्किल है, तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, एक मुश्किल समय है। बट फिर भी अगर आप भीड़ भाड़ की जगह में जाते हैं तो जरूर कोशिश कीजिए कि अपना मास्क लगा लें। उसके अलावा अगर आप अपने घर के अंदर हैं, अपने लोगों के बीच में हैं, तो आप हो सकता है मास्क ना भी लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे अगले कॉलर हैं लोनी गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन। यामीन भाई नमस्कार। जी यामीन भाई, सुन पा रहे हैं आप हमें? भाई रेडियो वाला जी लोनी जी बताएं। मैं इनसे जानना चाह रहा था, जैसे कि हम वर्षा ऋतु की तरफ आ गए हैं और इसमें थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है तो सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, तो इससे क्या कोरोना के पेशेंट बढ़ जाएंगे? जी बिल्कुल, मॉनसून का सीजन आने वाला है, इसमें बहुत सारी बीमारियां, वायरल डिजीज आ जाती हैं। तो ऐसे में जैसे इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर रूपाली कि और कौन सी दूसरी बीमारी हैं जो मॉनसून में जिससे हमें केयरफुल रहना है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया था, बहुत सी वायरल बीमारियां, डेंगू, चिकनगुनिया, फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया, इसके केसेस हम देखते हैं कि बरसात के समय बहुत बढ़ जाते हैं। बाकी एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होना, डायरिया होना, ये बहुत कॉमन चीज है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बाहर का खाना जितना कम हो सके खाएं और जितना हो सके फ्रेश खाना खाएं, कटे फल ना खाएं, पुराना जूस ना पिएं, तो फ्रेश चीजों का सेवन करें, घर का फ्रेश खाना खाएं और बाकी जितना हो सके अपने आप को भीड़ भाड़ वाली जगह से बचा के रखें। तो यही सेम प्रिकॉशंस, एक मच्छरों से अपने आप को जरूर बचाना है, वो बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डेंगू, मलेरिया, ये सभी मॉस्किटो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं। तो बहुत जरूरी है कि पूरे कपड़े पहने, फुल स्लीव के कपड़े पहने, घर में आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स को ना पनपने दें। तो ये सब बहुत जरूरी है और ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल। और थाने महाराष्ट्र से गुरुनाथ जी से बात करते हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुरुनाथ जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी नमस्कार। मैम मेरा सवाल है, मैम ये जो वेरिएंट जो नया बोल रहे हैं कोरोना का, जो ओमिक्रॉन का ये भी बोल रहे हैं, वो बहुत खतरनाक बता रहे हैं, जानलेवा भी हो सकता है। और जो वेरिएंट के जो फैलते हैं मैडम, ये खासतौर से मतलब ये बारिश में ये क्या इनके लिए फेवरेबल अनुकूल होता है क्या वातावरण इस थैंक यू मैम। जी डॉक्टर रूपाली क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने एक तो सवाल पूछा है कि क्या बारिश में ये ज्यादा फैलने का डर रहता है, तो ये अभी कहना मुश्किल है। इसका हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत या एविडेंस नहीं है कि बारिशों में कोई ये जो ट्रांसमिशन है कोरोना वायरस का पर से बढ़ जाता है, बट समय के साथ ही हमें इस चीज का जवाब मिल पाएगा। और उसके अलावा जो आपने दूसरा सवाल किया था कि दूसरा नए वेरिएंट के बारे में। हाँ जी, नए वेरिएंट के बारे में। देखिए जैसा कि हम पहले भी बताते आए हैं कि जो वेरिएंट्स हैं ये बदलते रहेंगे। ये वायरस का एक अपना एक स्वरूप है कि वो उसको बदलता रहता है, ये एक उसका नेचुरल कोर्स है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये उसके लिए उसका एक नॉर्मल प्रोसेस है कि वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है। तो नए वेरिएंट्स जरूर आएंगे, सिवियर होंगे नहीं होंगे कहना मुश्किल है, अभी इस समय ऐसा नहीं है। बट अगर सिवियर होते भी हैं तो हमारे हाथ में जो है वो सेम प्रिकॉशंस हैं। हमें केवल उन्हीं बातों का ध्यान रखना है और हमें पैनिक नहीं होना है कि आगे कौन सा वेरिएंट है क्या है, क्योंकि ऐसी बहुत सी और भी बीमारियां हैं
तो न केवल कोरोना वायरस, हम बहुत सी और बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो हमें बस जो करना है वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है और प्रिकॉशंस को फॉलो करना है जितना हो सके। जी। और दिल्ली से बबीता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। बबीता जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जी बबीता जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? सर एक्चुअली 1 साल पहले मेरा कोविशील्ड फर्स्ट डोज लगा था, उसमें मुझे फीवर नॉर्मल आया था, बाकी सब ठीक था। उसके बाद मैंने जुलाई में सेकंड डोज लगवाया कोविशील्ड का। उसके बाद मेरी बॉडी पे रैशेस वगैरह स्टार्ट हो गए और कंटिन्यू में 1 साल से 11 महीने मुझे हो गए मेडिसिन में लेती जा रही हूँ। जैसे सिट्रीजिन हो गया, जो नॉर्मल एक मेडिसिन होती है जी, उसको मैं ले रही हूँ सर, लेकिन अभी तक वो रैशेस मेरे जा नहीं रहे हैं। जैसे ही मैं आज मैंने जैसे मेडिसिन लेती हूँ उसके कल तक मुझे फिर से दोबारा लेना पड़ता है, अदरवाइज नहीं हो तो मेरी पूरी बॉडी पे रैशेस वगैरह और खुजली, इचिंग वगैरह अभी तक नहीं जा रही है सर। जी, इसका समाधान अभी डॉक्टर रूपाली से पूछते हैं कि क्या, पहली चीज तो डॉक्टर रूपाली आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वैक्सीन का इस तरह का और इतने दिनों तक साइड इफेक्ट्स रह सकता है? हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ जी। देखिए ये बहुत अनलाइकली है कि 1 साल तक आपको वैक्सीन लगने के बाद इस तरह के सिम्टम्स हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक बार किसी स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। हो सकता है आपको कोई और दिक्कत ना हो, कुछ अर्टिकेरिया या कुछ और बीमारी ना हो जो कि वैक्सीन के बाद कोइंसिडेंटली शुरू हुई है, तो हो सकता है बट ये कोई और बीमारी हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप जाके किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की राय जरूर लें। जी डॉक्टर रूपाली, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जब वैक्सीन लिया और उसके उस दौरान उन्हें कुछ भी हुआ तो लोग ये समझते हैं कि ये वैक्सीन की वजह से हो गया है। वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कितने दिन में चले जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही एक बड़ा कारण है वैक्सीन हेजिटेंसी का कि लोगों को लगता है कि उसके बाद जो भी होता है वो वैक्सीन के कारण होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सरकार है उसने बहुत एक अच्छे तरीके से पूरा सिस्टम बनाया है। तो एक एक साइड इफेक्ट जो वैक्सीन से रिलेटेड जो रिपोर्ट होता है उस पे 10 तरह की कमिटी बैठ के अध्ययन करती है और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि क्या वो एक्चुअली वैक्सीन की वजह से है या नहीं है। तो ये आप इस चीज को लेके भरोसा रखें। उस एक एक साइड इफेक्ट जो भी रिपोर्ट होता है, तो अगर आपको कुछ भी इफेक्ट है तो आप रिपोर्ट जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी इस माध्यम से कि अगर आपको वैक्सीन के बाद कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम्स है या कुछ भी है, तो जो भी आपका वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे जाके आप ये रिपोर्ट जरूर करें। बट यूजुअली जो साइड इफेक्ट्स अगर आप कहें, जो वैक्सीन रिलेटेड इवेंट्स जो हैं वो आपके जो है वैक्सीन लगने के बाद से तुरंत बाद से लेके यूजुअली 2 से 3 महीने तक एटली मैक्स हम मानते हैं कि वो उससे रिलेटेड इवेंट्स को हम कंसिडर कर सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड कुछ ऐसा होना अनलाइकली है। तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीने के अंदर ज्यादातर इफेक्ट जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो देखे जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके रिपोर्टिंग करें। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI जिसको बोला जाता है, उसका पूरा एक कमेटी होती है जो कि आपकी उसको एंड तक और अच्छे से पूरा फॉलो करेगी और स्टडी करेगी। जी बिल्कुल। और जैसा कि डॉक्टर रूपाली ने बताया कि वैक्सीन के लगवाने के बाद किसी अन्य कारणों से भी आपको कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है या कोई दूसरी समस्या हो सकती है। हर समस्या उस दौरान वैक्सीन लगवाने से रिलेटेड नहीं हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो आप उस जगह दोबारा से उस सेंटर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने एक्सपर्ट को दिखा सकते हैं। दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धर्मवीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी धर्मवीर जी। जी जी जी, आपकी आवाज आ गई। जी बताएं। जी धर्मवीर जी, आपका सिग्नल कुछ नेटवर्क ठीक नहीं है, इसकी वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है हमें। थोड़ी आप अपनी पोजीशन चेंज करके बोलें। जी, तो हमें ये बताइए डॉक्टर साहब, अगर कोरोना और डेंगू एक साथ हो जाए तो कितना ये हमारे लिए सीरियस होगा और इसके लिए हमें बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, और क्या ये वायरस क्या मच्छरों के साथ मिलके भी क्या कुछ नया रंग बना के अगर अटैक करे तो कितना घातक होगा? जी रूपाली जी, इन्होंने मतलब एक ड्यूअल एग्जाम्पल दिया है कि 2 वायरस अगर मिल जाएं तो फिर 1 और 1 11 हो सकते हैं क्या?
जी बिल्कुल, देखिए इसकी संभावना बिल्कुल हो सकती है। अगर आपको एक साथ 2 बीमारियां होती हैं तो इसमें दोनों तरह की वो देखी जा सकती है। या तो दोनों मिलके एक दूसरे की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, बट कुछ बीमारियों में ऐसा भी देखा जाता है कि अगर 2 अलग अलग तरह की बीमारी एक साथ होती है तो एक किसी बीमारी का इफेक्ट कम हो जाता है। तो ऐसा देखने की भी संभावना होती है। तो ये सब आपके अपने बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपकी बॉडी उस चीज को लेती है और उसमें क्या देखा जाता है। बट डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि अगर आपको 2 बीमारी हो जाती है तो संकट ज्यादा होने की डेफिनेटली चांसेस हैं उसमें, तो आप बच के रहें। और जो मॉस्किटो बॉर्न आप बोल रहे थे, तो कोरोना वायरस मॉस्किटो के थ्रू नहीं फैलता है, बट आपका डेंगू वायरस जो है वो जरूर मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। जी, और सहरसा बिहार का रुख करते हैं और बात करते हैं मुरारी भगत जी से। मुरारी जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज आपने पहली बार फोन किया है? जी सर, एक बार जी बताएं। तो नंबर कट गया। बिल्कुल, तो आज आपका नंबर लग गया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरा प्रश्न है, जो एक कोरोना वायरस का टैबलेट निकला है कि नहीं, ये पूछ रही। कोरोना वायरस का टैबलेट निकला है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि रूपाली जी अब सबकी नजर वैक्सीन के साथ साथ इसके इलाज पर भी है कि क्या कोई ऐसी दवा बन पाई है मार्केट में जिससे कोरोना का इलाज किया जा सकता है। क्या कहेंगे? जी देखिए सिद्धार्थ जी, वायरसेस के अगेंस्ट जो दवाइयां हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो ज्यादातर वायरल बीमारियों में अभी तक हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई है। तो अभी कोरोना वायरस का भी यही है कि अभी कोई ऐसी जो बोलते हैं कि कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। एक सपोर्टिव मैनेजमेंट है जो हमें फॉलो करनी है, जो किसी भी वायरल इलनेस में करनी होती है। और ज्यादातर जैसा कि हम सभी जानते हैं ये सब सेल्फ लिमिटेड होती हैं और ज्यादा कुछ करना नहीं होता, केवल आपको क्रोसिन की टैबलेट लेनी है और थोड़ा इंतजार और संयम रखना है। बट अगर 3 से 4 दिन से ज्यादा ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और एक इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है या बढ़ोतरी होती है बुखार में, तो आपको जो भी निकटतम आपके जो भी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पे कंसल्ट करके अप्रोप्रिएट टेस्टिंग और मेडिसिन लेनी होंगी। बट कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट आज की तारीख में भी उपलब्ध नहीं है। जी बिल्कुल, और हमारी एक श्रोता विनीता हमसे ये जानना चाह रही है कि जब हमें फीवर होता है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम उस समय एंटीबायोटिक्स लेते हैं, लेकिन वायरल जब हो जाता है तो हम एंटीवायरल्स नहीं लेते, इसका क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि कोई ऐसी स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है जो कि हम किसी भी वायरस के अगेंस्ट ले लें और उसमें वायरस को वो किल कर दे। तो हर वायरस अलग होता है, तो कोई ऐसी एंटीवायरल्स अभी नहीं है। कुछ होती हैं जैसे कि हम एसाइक्लोविर वगैरह देते हैं, बट वो इस तरह की दवाइयां नहीं है जो हम किसी भी वायरल इन्फेक्शन में ले लें। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। आपको बस अपने बॉडी को थोड़ा समय देना है उससे लड़ने के लिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्रोसिन की गोली लेनी है, पानी का ध्यान रखना है और एक आपको बस विजिलेंट रहना है। तो वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको यही करना है, कोई एंटीवायरल उसके लिए आप नहीं ले सकते हैं। जी, और क्या फ्लूइड इंटेक ज्यादा रखना है हमें? बिल्कुल बिल्कुल, पानी का बहुत ध्यान रखना है, फ्लूइड इंटेक ज्यादा रखना है। डेंगू और बाकी बीमारियों में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो फ्लूइड है। ज्यादातर जो इस समय जो बारिशों के समय जितनी भी बीमारियां देखी जाएंगी उनमें फ्लूइड इंटेक का बहुत इम्पोर्टेंस है। और वैसे भी वायरल इन्फेक्शन से फ्लूइड इंटेक बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, उससे आपकी किडनी और बाकी सभी ऑर्गन्स को एक अच्छी मदद मिलती है। जी, और रूपाली जी अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप कोविड-19 की इस कार्यक्रम से जुड़ी, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप भी स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।